सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। अगर एक फर्म रोज लाखों का बिजनेस कर रही हो फिर भी लॉस में जा सकती है, और जा सकती है तो कैसे? और अगर कोई फर्म सिर्फ कॉस्ट कवर कर रही हो, उसका प्रॉफिट जीरो हो, फिर भी वो बिजनेस बंद क्यों नहीं करती? सो इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है। फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट पर ही डिसीजन क्यों लेती हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्यों माना जाता है, प्रॉफिट नहीं। सो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वही लॉजिक है जो रियल कंपनीज, फैक्ट्रीज और बिजनेसेस यूज करते हैं। सो इस वीडियो में हम समझेंगे फर्म्स कब, कैसे और कितना प्रोड्यूस करती हैं टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। So coming to the first topic, meaning of profit maximizing firms. Profit maximizing firms वो firm होती हैं जिसका main objective होता है maximum profit earn करना. A profit maximizing firm is a firm whose main objective is to earn the maximum possible profit. Profit तब maximize होता है जब total revenue और total cost के बीच का difference सबसे ज्यादा हो. So it is written profit is maximized when the difference between the total revenue and total cost is the greatest. And इसके लिए फर्म जो है डिसाइड करती है कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें, कौन से इनपुट यूज करें और कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करें ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सके. फर्म टेक डिसीजन रिगार्डिंग द आउटपुट लेवल, इनपुट यूज एंड द प्रोडक्शन मेथड टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट. So main goal is to achieve the maximum profit when your total revenue is more than your total cost. So next topic is behavior of profit maximizing firm. So इसमें सबसे पहला आता है how much output to produce. So जो firms हैं वो वही output level choose करती हैं जहां पर profit जो है वो maximum हो. और economics के according profit maximizing होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो, और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व हो वो राइजिंग हो, तभी जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. सो द फर्म चूजेस द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, एंड प्रॉफिट वही मैक्सिमम होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो राइजिंग हो. सो नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट. तो पहले हमने डिसाइड किया कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उस आउटपुट को प्रोड्यूस करना है. फर्म्स जो है वो हमेशा कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक चूज करती है, यानी गिवन आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करे और इनपुट्स का बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज करे. सो फर्म सेलेक्ट्स अ कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक and among the different techniques produces the given output at a minimum cost or uses the inputs in the most efficient combination. And the third is how much of each input to demand. तो फर्म यहाँ पर डिसाइड करती है लेबर, कैपिटल जैसे इनपुट्स कितने यूज करने हैं. सो फर्म डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, दैट इज लेबर, कैपिटल एंड एक्सेट्रा, टू बी यूज्ड. रूल ये होता है marginal product of input divided by price of input is equal for the all inputs. अब यहाँ पर input सब inputs के लिए equal होना चाहिए. So this is about the behavior of profit maximizing firms. So next topic is profit and economic cost. तो profit का formula बहुत simple है, total revenue minus the total cost. और जो हमारी total revenue होती है, जितना भी output sell करके जो इनकम मिलती है हम उसे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. एंड टोटल कॉस्ट में हमारी दो तरीके की कॉस्ट आती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अनदर इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट, जिसमें कैश में पेमेंट होती है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जहां पर कैश पेमेंट नहीं होती, वो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लेबर को सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, और अगर हम अपनी खुद की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग द रेंट, देन इट इज द implicit cost. And economic profit निकालने के लिए it considers the both explicit and the implicit cost. So next is normal rate of return. Normal profit वो minimum return होता है जो firm को business में continue करने के लिए चाहिए. इसे extra profit नहीं माना जाता बल्कि cost का part माना जाता है. So normal profit is the minimum return required to keep the firm in the business, and it is treated as the part of cost, not the extra profit.
सो जब टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होगा तब फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है और फर्म के पास इंडस्ट्री छोड़ने का कोई इंसेंटिव नहीं होता. नो इंसेंटिव टू लीव द इंडस्ट्री एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज. So next is short run versus the long run decisions. So coming to the short run, it says at least one factor is fixed. So short run में at least एक factor fixed होता है जैसे कि capital. फर्म सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर को चेंज कर सकती है. इनका जो मेन फोकस है वो होता है आउटपुट को एडजस्टमेंट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करना. सो फर्म्स कैन चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स जस्ट लाइक द लेबर एंड इट डिसीजंस फोकसेस ऑन द आउटपुट एडजस्टमेंट कितना है और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करना. एंड कमिंग टू द लॉन्ग रन, in short run at least there is one factor is fixed but in long run all factors are variable. So long run में सारे factors variable होते हैं. So firm जो है वो plant size change कर सकती है, new technology adopt कर सकती है, industry enter या exit कर सकती है. यहाँ focus होता है cost minimization और scale of production पर. So firm can change the plant size, adopt new technologies, enter or exit the industry, and its decision focuses on the cost minimization and the scale of production. In short run, at least there is one factor is fixed and firms can only change the variable factors. And in long run, all factors are variable and firm can change the plant size, technology and enter or exit the industry. So this is about the short run versus the long run decisions. So next is basis of production decision. Production decisions mainly depend करते हैं एक तो price पर, दूसरा टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है, थर्ड इज द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स. सो इन फर्स्ट मार्केट प्राइस ऑफ आउटपुट इट डिटरमाइंस द रेवेन्यू. अब प्राइस ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन का इंसेंटिव भी ज्यादा होगा. सो हायर द प्राइस, इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर. कमिंग टू द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अगर बेटर टेक्नोलॉजी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाती है और कॉस्ट जो है हमारी वो कम होती है. अब जितनी ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी होगी उस पर हमें कॉस्ट कम इनकर करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो नेक्स्ट इज प्राइजेस ऑफ इनपुट्स जिसमें चेंजेस इन वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट में चेंज कॉस्ट और इनपुट चॉइस को अफेक्ट करता है. इंटरेस्ट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चॉइस ऑफ इनपुट्स. So this is about the basis of production decision. First is market price of output, second is available technology, and third is prices of inputs. So next is the production process. So production का मतलब होता है inputs को output में convert करना. So production is the process of transforming the inputs into the output. और inputs में हो सकते हैं एक तो labor intensive technology, capital intensive technology, land and entrepreneurship. So labor intensive टेक्निक वो होती है जहां पर ज्यादा लेबर और कम मशीन्स यूज होती हैं. सो फॉर एग्जांपल हैंडलूम इंडस्ट्री में स्मॉल टेलरिंग यूनिट्स. देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पर ज्यादा मशीन यानी कि ज्यादा कैपिटल यूज होगी और लेबर जो है वो कम यूज होती है. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज और दी स्टील प्लांट्स. सो लेबर इंटेंसिव जहां पर लेबर ज्यादा यूज होती है, कैपिटल कम होती है. एंड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल ज्यादा यूज होती है, लेबर कम यूज होती है. देन कमिंग टू द लैंड, लैंड सिर्फ जमीन नहीं होती बल्कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड करती है. फॉर एग्जांपल लैंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर. देन इन इज द एंटरप्रेन्योरशिप विच इज द डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग. सो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और सब फैक्टर्स को कंबाइन करता है और रिस्क बियर करता है. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओनर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड स्टार्टअप फाउंडर टेकिंग बिजनेस डिसीजंस. सो दिस इज अबाउट द inputs which it includes, and the efficient production means the maximum output from the given outputs. जो inputs हमारे पास available हैं उसी में से maximum output produce करना. So this is the production process. So next is the production function, that is total product, marginal product and the average product. So production function inputs और output के बीच का technical relationship दिखाता है. So as you can see in the table here, labor inputs given है, total product given है, and we have to find the marginal product and the average product of labor. So अगर हम total product देखें ये हमारी increase हो रही है हर level of output पे, but at the 6 it is the maximum, that is 42. अगर हम अपना marginal product निकालते हैं, so if we first वाला तो हमारा constant ही होगा, then 10 minus 0, then 25 minus 10, then 35 minus 25, we will get our
मार्जिनल प्रोडक्ट. सो इफ यू कैन सी टोटल प्रोडक्ट जहां पर हमारा मैक्सिमम हुआ वहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो था वो 0 हो गया, और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है. और अगर हम अपना एवरेज प्रोडक्ट निकालें लेबर का, दैट इज टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर यूनिट्स. अगर हम टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर यूनिट्स करते रहे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगा. दैट इज 0 by 0 is 0, 10 by 1 is 10, then 25 by 2 is 11.7. So this is how we will get the average product. So it production function is showing the technical relationship between the inputs and the outputs produced. And it is also shown here, Q is representing the output, L is labor, and K is capitals. So this is how we write. So this is all about the production function between the total product, marginal product, and the average product. So next is marginal product and law of diminishing returns. तो marginal product का मतलब होता है extra output जो एक additional unit of labor use करने से मिलता है जब बाकी सारे factors fixed होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वर्कर से आउटपुट 100 यूनिट्स है और 6th वर्कर ऐड करने पर आउटपुट 115 यूनिट्स हो जाता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th वर्कर इज 15 units because first we are getting the 100 units with 5 workers, and with 6th worker it increases to 115. So 115 minus the 100, we get the 15 units of marginal product. Then coming next to the law of diminishing returns. So इस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर को फिक्स्ड फैक्टर जैसे लैंड और कैपिटल के साथ लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक स्टेज के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो घटने लग जाता है. सो ध्यान रहे, लॉ का मतलब ये नहीं है कि आउटपुट गिरने लगता है, बल्कि एक्स्ट्रा आउटपुट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है. और जो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल क्यों करते हैं, इसके रीजन होते हैं. एक तो फिक्स फैक्टर जो है वो लिमिटेड होते हैं. फिक्स फैक्टर्स द लिमिट्स द प्रोडक्टिविटी. दूसरा लेबर का ओवर यूटिलाइजेशन होता है. सो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, और वर्कर्स एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करने लगते हैं. सो एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. सो अगर हम अपना फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, दैट इज ए प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन और टोटल प्रोडक्ट. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है और वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्ट है. तो शुरू में जब वर्कर्स कम होते हैं तो हर नया वर्कर ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और लेबर और कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन होता है. तो यहाँ पर जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग है. उसके बाद स्टेज 2 पे आते हैं जब टीपी इंक्रीजेज एट द डिक्रीजिंग रेट. अब यहाँ पे टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट बढ़ता तो है लेकिन स्लो स्पीड से बढ़ता है. अब यहाँ पे रीजन हो सकते हैं फिक्स फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं और ज्यादा लेबर हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरक्राउडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये स्टेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को शो करता है. और लास्ट में टीपी जब कांस्टेंट हो जाता है या फिर 0 पे आ जाता है, इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट या कांस्टेंट हो जाता है या फिर वो गिर जाता है. रीजन लेबर का ओवर यूटिलाइजेशन हो सकता है, वर्कर्स जो है एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करते हैं और फिक्स कैपिटल बिल्कुल ही इनसफिशिएंट हो जाती है. सो ये 3 स्टेजेस पर टोटल प्रोडक्ट शो कर रहा है. उसके बाद आते हैं हम एमपी राइज. अब यहाँ पर बी वाले में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है और वाई एक्सिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट. अब यहाँ पर अगर हम स्टेज 1 में देखें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो राइज हो रहा है. तो यहाँ पे रीजन हो सकते हैं, इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है और रीजन बेटर कोऑर्डिनेशन होगी, स्पेशलाइजेशन और फिक्स फैक्टर्स का फुल यूज हो रहा होगा. फिर सेकंड में एमपी जो है वो यहाँ आकर मैक्सिमम हो गई 15 पर. यहाँ 15 पर जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो गई है 15 के ऊपर. दिस पॉइंट यहाँ पर जो हमारा एमपी है वो मैक्सिमम है. अब यहाँ एमपी अपना हाईएस्ट पॉइंट टच करता है और फिर ये टर्निंग पॉइंट होता है. इसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होते हैं. इसके बाद अगर हम स्टेप 3 में देखें तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल हो रहा है. सो यहाँ पर हर एक्स्ट्रा वर्कर कम आउटपुट ऐड करता है. इसका रीजन हो सकता है फिक्स्ड फैक्टर्स जो है कांस्टेंट होते हैं
और लेबर ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट हियर. So this is about the marginal product and the law of diminishing returns. So law of diminishing returns states when more units of a variable factor are added to fixed factors, marginal product eventually declines. So next is marginal product versus the average product. जब marginal product greater होगा average product से, तो जो average product होगा वो rise करेगा, और जब marginal product equal आ जाएगा average product के, तब average product जो है वो maximum हो जाएगा, और जब marginal product कम होगा average product से, तब average product जो है वो fall करना शुरू कर देगा. और अगर हम इसके फॉर्मूला देखें तो average product labor is equals to total product divided by total labor. तो इसका अगर हम फर्स्ट केस देखें जहाँ पर एमपी जो है वो ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्ट से, और वहां पर एपी जो है वो राइज कर रहा है. सो मान लो जो नया वर्कर ऐड होता है वो एवरेज से बेटर परफॉर्म करता है. इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो न्यू वर्कर है वो ज्यादा एफिशिएंट हो और एवरेज को अपने साथ ऊपर खींच के लाता है. सो इसलिए एपी जो है वो राइज करती है. और अगर हम सेकंड केस देखें जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट के, वहाँ एपी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है. जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल हो तब एवरेज अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव करता है. और रीजन हो सकता है कि न्यू वर्कर जो है वो एग्जैक्टली एवरेज के बराबर ही आउटपुट दे रहा हो, एवरेज को ना ऊपर खींचे और ना ही नीचे. तो इस पॉइंट के बाद जो एपी है वो और इंक्रीज नहीं हो सकता, और यही टर्निंग पॉइंट होता है. और अगर हम इसका थर्ड केस देखें जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो लेस देन है एपी के, वहां एपी जो है वो फॉल करता है. सो नया वर्कर जो है वो एवरेज से कम आउटपुट ऐड करता है. तब वहां पे रीजन हो सकते हैं इनएफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, या फिक्स फैक्टर जो है वो लिमिट हो जाए, और जैसे एवरेज को नीचे पुल हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे वीक स्टूडेंट क्लास एवरेज को गिरा देता है, जस्ट लाइक दैट जो एपी है वो फॉल करने लगती है एक टाइम के बाद. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल फैक्टर्स. और लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल होती हैं. इसका मतलब फर्म सिर्फ लेबर नहीं बल्कि लेबर कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज कर सकती है. सो आउटपुट लेवल जो है वो डिपेंड करता है कितना लेबर यूज हो रहा है और कितना कैपिटल यूज हो रहा है. सो इन द लॉन्ग रन both labor and capital are variable and output depends on the different combinations of land and capital. Sorry, labor and capital. उसके बाद आते हैं हम टोटल प्रोडक्ट के कर्व पे. अब अगर हम यहाँ देखते हैं स्टेज 1 पर जो टीपी है वो इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट. अगर हम इसको ओ से L1 तक देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लेबर और कैपिटल का बेटर कोऑर्डिनेशन होता है. रीजन में भी डिवीजन ऑफ लेबर, अंडर यूटिलाइज्ड मशीन्स और हाई एफिशिएंसी. अगर हम इसका स्टेप 2 पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो टीपी है वो बढ़ता तो है लेकिन स्लो स्पीड से बढ़ता है. जैसे अगर हम वहाँ L1 टू L2 देखें, ये वाला पॉइंट जो देखें ये इंक्रीज तो कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बहुत कम उस पर इंक्रीज कर रहा है. रीजन हो सकता है कैपिटल जो है वो हमारी लिमिटेड हो जाती है, लेबर ज्यादा हो जाती है, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं. अगर हम स्टेप 3 पे आते हैं जो तो टीपी है वो कांस्टेंट हो जाता है. यहाँ पर आकर वो, अगर हम L3 पर देखें तो वो यहाँ आकर कांस्टेंट हो गया है, और लेबर बढ़ने से आउटपुट इंक्रीज नहीं होती. रीजन हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग हो गई हो और कैपिटल बिल्कुल ही इनसफिशिएंट हो गई हो. तो इस पॉइंट पर आकर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो जीरो हो जाता है. और अगर हम बॉटम ग्राफ की बात करें, यहाँ पर हमारा नीचे यूनिट्स ऑफ लेबर है और यहाँ पर आउटपुट गिवन है. सो यहाँ पर अगर हम पहले मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, सो एमपी कर्व पहले राइज करती है, फिर मैक्सिमम पर जाकर डिक्लाइन करती है और फाइनली जीरो या नेगेटिव हो जाती है. जहां पर एमपी मैक्स होगा वहां पर जो टोटल प्रोडक्ट है वो स्टीपेस्ट होता है. उसके बाद जहां एमपी जीरो हो जाती है वहां पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है. और उसके बाद जहां एमपी नेगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर टीपी जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है. जहां पर एमपी मैक्स थी वहां पर टीपी जो था वो स्टीपेस्ट था, जहां पर एमपी जीरो हो गई वहां पर टोटल प्रोडक्ट जो था वो मैक्सिमम था, और जहां टोटल प्रोडक्ट फॉल करना शुरू हो गया वहां एमपी नेगेटिव हो गई. और अभी हमने पीछे एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात की थी. जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जब एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो वहां पर एवरेज प्रोडक्ट जो है वो राइज करेगा. उसके बाद जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट के, वहां पर एवरेज प्रोडक्ट जो है वो
मैक्सिमम हो जाएगी, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन होगा एवरेज प्रोडक्ट के, तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो फॉल करना शुरू कर देगा. So this is about the production function with two variable factors. It is also written initially increases at the increasing rate. टीवी पहले इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज करता है बट एट अ स्लो रेट. इंक्रीज तो करेगा बट एट अ स्लो रेट, और फिर फाइनली वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद फॉल करना शुरू कर देगा. और वहीं अगर हम एमपी कर्व पे आए तो वो पहले इनिशियली राइज करता है, उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है और उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, इवन वो नेगेटिव और जीरो भी हो जाता है. Next is choice of technology. A firm chooses technology based on firstly the input prices के अवेलेबल हैं, दूसरा हमारे पास रिसोर्सेज के अवेलेबल हैं, और तीसरा कॉस्ट एफिशिएंसी उसमें है या नहीं. और यहाँ पे दो टाइप्स की हो सकती है टेक्नोलॉजी. एक हो सकती है लेबर इंटेंसिव, जो हमने पीछे भी बात की थी, जहाँ पर लेबर ज्यादा यूज होती है रेदर देन कैपिटल. और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज्यादा यूज होती है, लेबर कम यूज होती है. तो ये दो टाइप हो सकती है टेक्नोलॉजी की दैट अ फर्म चूजेस, और इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है मिनिमम कॉस्ट फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. ऑब्जेक्टिव होता है गिवन आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट पर रिड्यूस करना. सो नेक्स्ट इज कॉस्ट मिनिमाइजिंग एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन. इसका कोर आइडिया होता है फर्म को ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटपुट प्रोड्यूस करना नहीं होता, बल्कि गिवन आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना होता है. अब कॉस्ट मिनिमाइजिंग की जो कंडीशन है वो ये है, MPL डिवाइडेड बाय PL इज इक्वल टू MPK डिवाइडेड बाय PK फॉर द इक्विलिब्रियम. और जहां पर MP का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट एंड P का मतलब है प्राइस ऑफ इनपुट. और यहाँ पे हर इनपुट पर खर्च किया गया हर एक रुपी सेम आउटपुट प्रोड्यूस करे. सो अब ये कंडीशन हमारे लिए जरूरी क्यों है, MPL डिवाइडेड बाय PL इक्वल टू MPK डिवाइडेड बाय PK. अगर MPL डिवाइडेड बाय PL इज ग्रेटर देन द MPK डिवाइडेड बाय PK, तो यहाँ पर लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो फर्म को लेबर बढ़ानी चाहिए और कैपिटल कम करनी चाहिए. और वहीं अगर MPK डिवाइडेड बाय PK मोर देन द MPL डिवाइडेड बाय PL, तो यहाँ पर कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव है, फर्म को कैपिटल बढ़ानी चाहिए और लेबर कम करनी चाहिए. इक्विलिब्रियम तब होता है जब दोनों इक्वल हो जाएं. सो ये था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट यूनिट 3 का चैप्टर 7. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.